हरियाणा में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो बीजेपी सहयोगियों के दबाव में नजर आ रही थी, वही सहयोगी अब एक बार फिर से बीजेपी के दबाव में नजर आने लगे हैं और बीजेपी की तरफ से भी सहयोगियों को आंख दिखाना शुरू हो गया है। तो क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और क्या है बीजेपी की रणनीति, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान तो किया, साथ ही यह पूरे देश में एक बहस का मुद्दा भी बन गया है। जनता इन नतीजों पर विश्वास नहीं कर पा रही है, पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस ने तो खैर चुनाव आयोग में शिकायतें भी भेज दी हैं, चुनाव आयोग से लगातार एक्शन की मांग कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम बदली गई, काउंटिंग सेंटर्स पे धांधली हुई, तो इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं या जो जनता ये मानकर चल रही थी कि इस बार के जो नतीजे आएंगे वो पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन में ही आएंगे, हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इस सब से जब नतीजे हरियाणा चुनाव के आए और जो उम्मीदें थी लोगों की, उससे बिल्कुल उलट नतीजे जब आए, तो इसके बाद से पूरे देश में हरियाणा चुनाव के नतीजों पर चर्चा गरमाई हुई है। लेकिन इन नतीजों को अपने फायदे के लिए भुनाने में बीजेपी लग गई है। बीजेपी अपने काम पर लग गई है। बीजेपी उन सहयोगियों को अब आंख दिखाने में लग गई है जो पिछले दिनों बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे थे। अब अगर बात की जाए कि बीजेपी को टेंशन कौन दे रहा था, तो आप जानते हैं इसमें सबसे पहला नाम तो नीतीश कुमार का आता है, जो बिहार के सीएम हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब बीजेपी आलाकमान को या बीजेपी को जेडीयू के मुताबिक चलना पड़ेगा। पहले नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाए बिहार के, लेकिन बीजेपी उसके लिए उस वक्त राजी नहीं हुई। इसके बाद बार बार जो है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगे रहे कि बीजेपी मान जाए और केंद्र सरकार इस पर मोहर लगा दे और विधानसभा चुनाव हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए समय से पहले। उनकी उस बात को भी नहीं माना गया। इसके बाद विशेष राज्य का दर्जे की जो मांग की गई नीतीश कुमार ने की बिहार के लिए, उसको भी केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया। और इन सब मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी और ये नाराजगी उनके बयानों में, उनके एक्शंस में साफ नजर आने लगी थी। नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप हो गए। उन्होंने बीजेपी से, बीजेपी नेताओं से, बीजेपी के दिग्गजों से और यहां तक कि जेपी नड्डा, अमित शाह, इन सब से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया था। जेपी नड्डा जब बिहार दौरे पर आए थे पिछले दिनों, तो ये मानकर चला जा रहा था कि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से जरूर होगी, लेकिन फिर खबरें आई कि नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले और इसके बाद से ये माना जाने लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यही नहीं, इधर जेपी नड्डा बिहार से लौटे और उसके अगले ही दिन जो है नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जाते हैं। वहां पर भी जाकर ये माना जा रहा था कि शायद वो अमित शाह से मिलेंगे, जेपी नड्डा से वहां जाकर शायद मुलाकात करेंगे, मोदी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नीतीश कुमार वापस लौट आए। खैर, ये चर्चा तो बनी हुई थी कि बिहार में बहुत ही जल्दी कुछ बड़ा खेल होने वाला है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी से एक बार फिर हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से ये बार बार संकेत भी दिए जा रहे थे कि नीतीश के लिए दरवाजे आरजेडी के खुले हुए हैं। इन तमाम जो ये कयास लग रहे थे, तमाम जो अटकलें लग रही थी, चर्चाएं चल रही थी, इस बीच में आ जाते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे और बाजी अब पलटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबको ही मानकर चल रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी और कमजोर हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका पूरी तरह उलट। और जैसे ही नतीजे आए, बीजेपी अपने काम पर लग गई। बीजेपी एक बार फिर अब सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है और इसके लिए बीजेपी खुद से नहीं आ रही है फ्रंट में, वो अपने दूसरे सहयोगियों को काम पर लगा रही है और इसका संकेत मिला जीतन राम मांझी के कुछ बयानों से। जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे जो है नीतीश कुमार पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया और ये घोटाले का जो उन्होंने आरोप लगाया, इसके बाद से ही सियासत गर्मा गई है कि कहीं ना कहीं ये जो घोटाले का आरोप लगाया है, संकेतों में जो उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि वो नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, सवालों के कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है, इसको लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी आलाकमान के इशारे पर हुआ है। तो अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर मांझी ने ऐसा क्या कहा था। तो मांझी ने कहा कि जिस काम के लिए 700 करोड़ का बजट बनाया, उस कार्य को 6000 करोड़ की लागत से गंगा का पानी लाया गया। लेकिन अब खुद ही सवालिया लहजे में पूछते हैं कि क्या इससे इलाके में पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो गई है।
जीतन राम मांझी के अब इसी बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। वहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का ये बयान एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, नीतीश और बीजेपी के बीच यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच दरार भी ला सकता है। लेकिन वहीं कुछ लोग जो कह रहे हैं वो ये कि ये सब कुछ जो हो रहा है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी ने अब जीतन राम मांझी को काम पर लगा दिया है। नीतीश कुमार जो पिछले दिनों बीजेपी को लगातार आंख दिखा रहे थे, बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि बार बार ये दावे भी किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अब उन्हें समर्थन देने की कीमत वसूलने में लग गए हैं। उन सब को खत्म करने के लिए ही जीतन राम मांझी से ये बयान दिलवाया गया। तो जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने जो योजना तैयार की थी उससे 700 करोड़ में ही सारा काम पूरा हो जाता, इतने पैसे में ही बांध भी बना लेते, नहर भी बना लेते, मोकामा के लिए नहर भी देते और नदी के दोनों किनारे 15 से 20 फीट सड़क बना देते ताकि गया में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाती। ये मेरा सपना था, लेकिन 6000 करोड़ खर्च गंगा का पानी लाया जा रहा है। कोई कहे ना कहे, मैं तो कह सकता हूं कि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यानी जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में खड़ा करके उन पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा दिया है। अब उनके बयान पर चर्चा हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक जीतन राम मांझी को ये बातें क्यों ध्यान आ रही हैं, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही हरियाणा चुनाव के नतीजे आते हैं और 2 दिन बाद जो है जीतन राम मांझी की तरफ से ये बयान दिया जाता है। तो ये जो टाइमिंग है इसने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मांझी नीतीश के करीबी रहे हैं, लेकिन आजकल वो बीजेपी के करीबी हैं। आप जानकार ये कह रहे हैं, वो खुद दावा करते हैं कि पीएम मोदी उनका बहुत सम्मान करते हैं, और कहा जा रहा है कि नीतीश पर जो आरोप मांझी ने लगाए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है। मांझी ने बीजेपी के इशारे पर ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मांझी को 2014 में नीतीश कुमार ने सीएम बनाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मिली हार पर नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ दिया था, लेकिन सीएम बनने के बाद मांझी के तेवर बदल गए थे, जिसके चलते साल भर के अंदर ही नीतीश ने उनसे सीएम पद वापस ले लिया था। बाद में मांझी के नीतीश से संबंध सुधर भी गए। नीतीश कुमार जब 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गए तो मांझी भी उनके साथ एनडीए छोड़ गए थे, लेकिन बाद में मांझी का मन बदल गया और अचानक ही वो बीजेपी के करीबी हो गए। 2023 में मांझी ने नीतीश और महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का हाथ थाम लिया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि मांझी ने नीतीश पर जो आरोप लगाए हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति ही काम कर रही है। जीतन राम मांझी और नरेंद्र मोदी की बढ़ती करीबी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये बयान जीतन राम मांझी ने दिए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी आलाकमान के कहने पर ही जीतन राम मांझी ने अचानक से ये आरोप लगाए हैं, नीतीश कुमार को सवालों में खड़ा किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि घुमा फिरा के उन्होंने एक बड़े घोटाले का आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया। और इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है कि नीतीश कुमार पिछले दिनों बहुत ज्यादा ही बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। दावा यहां तक किया जा रहा था कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे, नीतीश कुमार की जेडीयू ने यह साफ कह दिया था कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में जो है जेडीयू रहेगी, ज्यादा सीट्स जेडीयू लेगी, उसके बाद जो बची हुई सीट्स हैं उनमें से बीजेपी अपने पास रखे और उन्हीं में से अपने सहयोगियों को बांट भी। तो ये सारी जो बातें थी वो बीजेपी आलाकमान की टेंशन बढ़ा रही थी। लेकिन इसी बीच जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद पूरी कहानी अब बदलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ये तो कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देना सही है, लेकिन एक शर्त भी उन्होंने रख दी। उन्होंने शर्त रखते हुए ये भी कह डाला कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, लेकिन जिन्हें भूदान में जमीन की पर्चा और सीलिंग का परवाना मिला है उनको जमीन नहीं दिलवा पाए। ज्यादातर मामलों में पर्चा की जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी मोर्चे पर अच्छा काम किया है, लेकिन भूमि सुधार का काम ठीक से नहीं किया है। मांझी ने आगे ये भी कहा कि हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था कि पर्चे की 70% जमीन पर राजद के लोगों का कब्जा है। बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। नीतीश कुमार इस काम को अगर ठीक ढंग से निपटाएंगे तो हम भी भारत रत्न की अनुशंसा और समर्थन करेंगे। यानी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो है नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े कर दिए। कई तरह से जो है जीतन राम मांझी अटैकिंग मोड में नजर आए। तो ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। हरियाणा चुनाव के नतीजों का क्या इंतजार कर रही थी बीजेपी, और वही नतीजे जब उसके पक्ष में आ गए तो कहीं ना कहीं उसे मौका मिल गया एक बार फिर अपने सहयोगियों को दबाव में लाने का। और ये बयान इसलिए भी चर्चा में है जीतन राम मांझी के, और इस तरह के जो है आरोप बीजेपी पर इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी ने सिर्फ नीतीश कुमार को सवालों में नहीं खड़ा किया है, बल्कि उन्होंने चिराग पासवान को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि जीतन राम मांझी ने यह कह दिया कि रामविलास पासवान की जगह सिर्फ पशुपति पारस ही ले सकते हैं।
उनके जाने के बाद दलितों के लिए आवाज उठाने के मामले में शून्यता आ गई है। रामविलास पासवान के जाने से जो रिक्ति आई है उसे पारस बाबू पूरा करेंगे। राजनीतिक जगत में मांझी के इस बयान को अब चिराग पासवान की राजनीति को कटघरे में खड़ा करना माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों से चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं एनडीए के जो फैसले हैं उनके विरोध में नजर आ रहे हैं। वो लगातार अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि वो जो भी फैसले, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मामला रहा हो या फिर वो लेटरल एंट्री वाला मामला रहा हो, चाहे वो आरक्षण का मामला रहा हो या फिर जाति जनगणना का मामला रहा हो, इन तमाम मुद्दों पर जो है चिराग एनडीए से अलग अपनी राय रखते हुए नजर आए। जिसके बाद से ये भी कहा जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान अपनी अलग राह तलाश रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। तो इसी बीच पशुपति पारस से खुद अमित शाह ने मुलाकात की थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब जब जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस का जिक्र किया तो उन तमाम चीजों को अब कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि हो ना हो ये सब कुछ बीजेपी आलाकमान के इशारे पर हुआ है। जीतन राम मांझी को यह काम दिया गया है कि सहयोगी जो बहुत ज्यादा बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें दबाव में लाना जरूरी है, उनके अंदर डर बिठाना जरूरी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी काम पर लग गई है और हरियाणा चुनाव के जो नतीजे उसके पक्ष में आए हैं उसे अपने फायदे के लिए भुनाने के काम पर अब बीजेपी लग चुकी है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी जिस कोशिश में लगी है उसकी एक कोशिश कामयाब हो भी पाती है या नहीं हो पाती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।